सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से जो हमारी हैं वो टेट, सी टेट और सुपर टेट तथा सभी जो टीचर लेवल की परीक्षाएं हैं उनकी हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो उनके पास पहुंचती रहें, ठीक है ना। और आज जो हमारी होने वाली है वो होगी हिंदी की क्लास फर्स्ट। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, पहली क्लास, हिंदी की पहली क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे समझना, हिंदी आपको पूरा मैं बेसिक से बताऊंगा और जब हमारा एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर जब मेरा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं, सबको हम बताएंगे कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं टीचिंग लेवल में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, वीडियो को एंजॉय लेकर पढ़ते रहिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, साथ में नोट्स बनाते रहिए। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा वर्ड विचार की। जब हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड विचार की, ठीक है ना। देखिए, वर्ड विचार से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए, व्याकरण पढ़ने से पहले भाई व्याकरण में कितने चीज़ होते हैं। व्याकरण 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तुम्हारा होता है वर्ड और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, शब्द। उसके बाद क्या होता है, वाक्य। क्या होता है, वर्ड, शब्द, वाक्य। तो सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे, फिर आगे आने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दिक्कत बिल्कुल बदले ना, पूरा मैंने आपको बताया, मैं बेसिक से पूरा बताऊंगा, तो पूरा बेसिक से बताऊंगा, समझ में आएगा ये गारंटी है, ठीक है ना। और अभी जो नए व्यूवर वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करेंगे। जब उनको सबसे अच्छी वीडियो लग जाएगी, सबसे अच्छी अंत में वीडियो लगेगी, तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है मेरा वर्ड विचार। बहुत अच्छे से समझना, क्या है मेरा वर्ड विचार, ठीक है ना। वर्ड विचार, देखो वर्ड विचार। अब जब वर्ड विचार का पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मेरा वर्ड क्या होता है। ये मेरा वर्ड क्या होता है ना, वर्ड क्या होता है। तो वर्ड होता है मेरा वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, यही हमारी क्या होती है, वर्ड होती है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब उसका हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही मेरी वर्ड होती है, ठीक है ना। तो वर्ड क्या होता है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, हमारी वर्ड होते हैं। और हिंदी व्याकरण में टोटल तुम्हारे होते हैं वो 52 वर्ड होते हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ड होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, 52 वर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल 2018 में पूछा भी गया था सीटेट में कि वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 52। कितने होते हैं, 52। अब 52 में कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ स्वर होते हैं, और स्वर कुछ अलग अलग होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, और व्यंजन भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ये सब ना व्यंजन भी अलग अलग होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो उन सब चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से जो एक क्वेश्चन उठता है वो समझ लो। यहाँ से केवल वर्ड से एक ही क्वेश्चन उठता है, क्या कि वर्ड में टोटल वर्ड कितने होते हैं, या हिंदी व्याकरण में वर्डों की संख्या कितनी होती। 4 ऑप्शन दे देगा भाई, 52, 40, 51, 55। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 52 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 52 हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है ना। इतना समझ गए वर्ड क्या होता है। तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, और हिंदी व्याकरण में टोटल हमारे 52 अक्षर होते हैं। क्लियर, बोलो क्लियर। अब देखो, अब बात करेंगे वर्णमाला। अब वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ड विचार को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया। चलो देख लेते कितने भागों में बांटा गया, समझते रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। पहला तुम्हारा आता है स्वर, देन नेक्स्ट हमारा होता है जो वो होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है तुम्हारा व्यंजन।
वर्ड विचार को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है तुम्हारा स्वर और दूसरा है तुम्हारा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, जरा समझो। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलने में हमें दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसको ये समझ लें, स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में क्या करने में, बोलने में दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, मीन्स आज़ाद होते हैं, तो उनको बोलने में दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है ना। और जो हमारे स्वर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे हिंदी व्याकरण में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर तुम्हारे 11 होते हैं, याद रखना। टोटल स्वर तुम्हारे 11 होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 11। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11। अभी देखो वर्णमाला में मैंने बताया आपको कितने अक्षर होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। लेकिन इसमें से 2 अक्षर आपके नहीं जुड़े हैं। कौन कौन से नहीं जुड़े हैं इसकी बात मैं आगे करूंगा, अभी जो पढ़ रहे हैं केवल इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो 2 आगे नहीं जुड़े हैं मैं बताऊंगा वो कौन कौन से हैं जिनको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना, इतना समझ लेना अभी। तो यहाँ पर स्वर कितने होते हैं, 11। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो हम लोग उसे स्वर कहते हैं, ठीक है ना। स्व से मेरा स्वर बना और स्व से मेरा स्वतंत्र बना, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। श से स्वर, श से स्वतंत्र, स्वर क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। क्लियर है ना इतना। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। 11 मेरी होती है स्वरों की संख्या। अब व्यंजन पढ़ने से पहले हम स्वर देखेंगे, स्वर मेरे कितने प्रकार के होते हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं और उन स्वरों से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो व्यंजन पढ़ेंगे बाद में, पहले स्वर टॉपिक क्लियर कर ले, ठीक है ना। हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, और हिंदी वर्णमाला में टोटल हमारे 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 52 अक्षर। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। देखिए बेसिक से पूरा बता रहे हैं, तो जितने भी साथी मेरे जिनको ये सब आता है वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मेरे साथी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक लेवल से जो तैयारी करना चाहते हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, और जिनको आता है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, पूरा बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं बात करूंगा स्वर की। पहला मेरा क्या आता है, स्वर। अब ये स्वर हम पढ़ेंगे। स्वर देखिए, स्वर मैंने बता दिया टोटल स्वर कितने होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, टोटल स्वर कितने होते हैं, 11। अब स्वरों को कुछ भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला आपका आता है ह्रस्व स्वर। पहला क्या आता है, ह्रस्व स्वर। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं बताओ, ये स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर। तो कहने का मतलब जिनमें एक मात्रा हो वो मेरे ह्रस्व स्वर होते हैं। अब कैसे, देखो भाई, कहने का मतलब कम समय लगे, एक मात्रा होगी तो कम समय लगी, तो हम लिखेंगे जिन स्वरों में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो मेरे ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। और इनकी टोटल संख्या जो तुम्हारी होती है वो 4 होती है। ह्रस्व स्वर तुम्हारे 4 होते हैं, और ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, या आप इसको ये समझ लो कि जिन स्वरों में एक मात्रा लगी होती है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 होते हैं टोटल, कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है ना। 4 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं जो आए क्वेश्चन वही बता रहा हूँ। पहला प्रश्न उठ सकता है कि जो तुम्हारे ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा 4, 5, 6, 7, तो आपको याद रखना है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। अब पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, पहले 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बड़ा आ,
बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब इसमें से पहचान के बताना आपका कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो कौन सा है भाई, छोटा ऊ है, इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है और बोलने में भी कम समय लग रहा है। देखो जैसे इन सबको बोलने से देख लो, बड़ा आ तो आ, इसको ई और इसको ऊ, बड़ा ऊ। तो कहने के बाद इसमें कम समय लग रहा है ना, इसमें कम समय लग रहा है। तो जिसमें कम समय लगता है वही हमारा ह्रस्व स्वर होता है, वही हमारा ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वर मेरे 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो नोट डाउन करके चलिए। अब लोग क्या करिए, पढ़ते वक्त कापी पेन लेकर बैठिए और ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ें नोट कर लीजिए और नोट्स आप ऐसे बनाइए जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से सफल हो जाए ना। ऐसे नोट्स बनाइए जो केवल टीचिंग लेवल के ही नहीं, मैं आपको हिंदी पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी परीक्षा हो उसमें वो काम आ जाए। क्लियर है? इतना समझ गए? हमने अभी तक क्या पढ़ा, वर्ड पढ़ा, उसके बाद स्वर पढ़ा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसमें से पहला पढ़ लिया, ह्रस्व स्वर। अब दूसरा पढ़ेंगे। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा जो तुम्हारा होता है, दूसरा वो होता है दीर्घ स्वर। पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है तुम्हारा दीर्घ स्वर, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है तुम्हारा दीर्घ स्वर। नोट करते हुए चलना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है ना। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर। ये होता है दीर्घ और ये हो गया स्वर। अब ये क्या होता है, देखो समझो, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर, पहला आपका ह्रस्व स्वर मैंने बताया। अब ह्रस्व का मतलब कम समय लगता था, है ना। और दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा ना। तो ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगेगा इन स्वरों में। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि इन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, ठीक है ना। 2 गुना समय लगता है। ये मेरे ह्रस्व स्वर होते हैं। देखो जो तुम्हारे दीर्घ स्वर होते हैं, जो तुम्हारे ह्रस्व स्वर थे वो क्या थे, उनको बोलने में कम समय लगता था या उनमें एक मात्राएं होती थी, 2 ही कंडीशन तो थी। बट इस सिचुएशन में दीर्घ स्वर में इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा। कहने का मतलब इसमें 2 मात्राएं भी हो सकती हैं। चलो भाई, 2 मात्राएं भी हो सकती हैं, यानी जो 2 मात्राओं से मिलकर बनी 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। 2 मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं और इनकी टोटल संख्या जो होती है, इनकी संख्या होती है 7। ये कितने होते हैं, 7। दीर्घ स्वर मेरे 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर मेरे 4 होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, जितने साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बना ले। दीर्घ स्वर 7, ह्रस्व स्वर 4। तो ये दीर्घ स्वर पता तो चल गया कि सर 7 होते हैं, लेकिन कौन कौन से 7 होते हैं। तो देखो, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। क्या बन गए, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 हो गए कि नहीं हो गए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 हो गए। 7 ये तुम्हारे और 4 ये तुम्हारे, टोटल मिलकर कितने बन गए, 11। जो कि स्वरों की संख्या मेरी कितनी होती है, 11, ठीक है ना। 7 ये, 4 ये मिलकर बन गए 11। ह्रस्व स्वर पूछेगा तो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर पूछेगा तो 7 होते हैं। अब दीर्घ स्वर अगर पूछेगा पेपर में, ऐसे आ गया कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपको शब्द याद रखना, तभी पहचान पाओगे। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा कोई और, 1 दे देगा इसमें से, तो वही आपको पहचानना, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। भाई देखो, कह रहा 2 मात्राओं का समय लगेगा, तो सब में 2 मात्राएं, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। क्लियर है ना, क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहना ना, नोट्स बनाते रहना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है तुम्हारा प्लुप्त स्वर। क्या होता है, प्लुप्त स्वर। मैंने कहा तीसरा होता है मेरा प्लुप्त स्वर। अब ये प्लुप्त स्वर कौन सा है सर, कुछ नहीं भाई, अभी देखो कैसे समझ में आ जाएगा प्लुप्त स्वर। बिल्कुल मन से देखना, समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओके ना।
चलिए तीसरा जो मेरा होता है वो होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। अब ये स्वर क्या होता है, ये स्वर क्या होता है? अरे ये स्वर कुछ नहीं होता है। देखो प्लुप्त स्वर जो होते हैं ये दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लेते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं इनको बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। किससे? दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। वो मेरे प्लुप्त स्वर होते हैं। देखो अब समझो, मैंने ह्रस्व स्वर बताया, जो ह्रस्व स्वर था उनको बोलने में कम समय लगता था, बट दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से, यहाँ पर मैं लिखकर बता रहा हूँ, पहला था मेरा ह्रस्व स्वर। क्या था? ह्रस्व स्वर। देन दूसरा हमारा क्या था? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर था, इसमें कम समय लगता था, लेकिन दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता था। भाई दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता था। और तीसरा मेरा क्या होता था? प्लुप्त स्वर। क्या हो जाता था? प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर क्या होता था? अगर मैं बात करूं, प्लुप्त स्वर में कहा गया दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो मेरा जो ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व हम इसको परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लुप्त स्वर हमारे वे स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर हमारे वे स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से 4 गुना लगे, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगे। कितना? 4 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन याद रखना जो दीर्घ स्वर होंगे इनसे 2 गुना समय लगेगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। अब देखो कौन कौन से मेरे होते हैं प्लुप्त स्वर, कौन कौन से मेरे प्लुप्त स्वर होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है ना? दिक्कत नहीं लेना है। चलो अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप समझ जाओगे, कुछ ऐसा बताऊंगा जो आप समझ जाओगे। चलिए भाई, ये मैंने कह दिया समय, ठीक है ना? देखिए मैंने क्या बताया, 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना। जैसे सपोज देन मेरा नाम क्या है? ललित। मेरा नाम क्या है? ललित। अब मैं अगर आपके पास खड़ा हूं तब आप धीरे से कह दोगे ललित, बुला लोगे ना। लेकिन यही मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हूं तब आप कैसे बुलाओगे? ललित करके, यानी कि खींच कर बुलाओगे ना, खींच कर बुलाओगे, खींचे कर तो बुलाओगे सब। तो जब खींच कर बुलाते हैं उसको हम कहते हैं अपना प्लुप्त स्वर। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। भाई 2 गुना समय लगेगा। देखो जैसे मैंने कह दिया ये मेरा नाम क्या लिखा, चलो राम मैं यहाँ बता देता हूँ ना, कोई राम है, ये राम है। अगर ये तुम्हारे पास खड़े हैं तब तो आप कहोगे राम राम का, लेकिन अगर वो दूर खड़ा है तब आप चिल्ला के आवाज ज्यादा तेज कहकर, कहने का होता है खींच कर बुलाओगे। तो जब खींच कर बुलाओगे तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा राम। ऐसे तो बन जाता है, यानी कि जो इस प्रकार की आकृति होती है इसका मतलब होता है ये खींच कर बोला गया, ये खींच कर बोला गया, ये खींच कर बोला गया, तो यही हो गया मेरा राम, ठीक है ना? तो इस तरह के जो तुम्हारे जो ये व्यंजनों का स्वर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लुप्त स्वर। कैसे? जो एस के टाइप की जो हमारी आकृति बनी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे भाई? प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनको दीर्घ स्वर से ज्यादा, दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे बोलने में, मेरे प्लुप्त स्वर होते हैं, ठीक है ना? जैसे राम, ओम, ठीक है ना? तो इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बताया दे रहा हूं, इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बताया दे रहा हूं। उदाहरण क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम, ठीक है ना? उदाहरण हो जाएगा आपका ओम। क्लियर भाई? ओम, ओम का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ओम को खींच कर बोल रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? ओम। क्लियर? बोलो देन क्लियर। देखिए बोल के सीख लोगे आप तो समझ में आ जाएगा। परिभाषा भी लिखी है, एग्जाम्पल भी लिखा है, तो बहुत अच्छे समझना भाई, कोई टेंशन नहीं है, पूरा बेसिक से हिंदी पढ़ाई जा रही है। और ये जो हमारी है वो क्लास फर्स्ट है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इसी टाइम जैसे ये हमारा वर्ड विचार खत्म हो जाएगा उसी टाइम मैं आपको क्या करूँगा कि जो इसके प्रश्न आए हैं अभी तक पूछे गए हैं जितने भी प्रश्न, उन प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व कराएंगे, उन प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, 100% समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है ना? प्लुप्त स्वर को पहचानने की ट्रिक, आप लोग एस जानते ही हो, इंग्लिश का एस जानते हो, तो ठीक इसी प्रकार के लेटर होते हैं, ठीक है ना? और ये लेटर सबसे ज़्यादा आपको रामायण में मिलेंगे, ये लेटर सबसे ज़्यादा आपको रामायण में मिलते हैं, ठीक है ना? टेंशन ना लेना, हर चीज़ बताऊंगा। क्लियर? प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? तो ये एस टाइप के होते हैं। ओके, बोलो इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? चलो ठीक है भाई।
इतना समझ गए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तभी समझ में नहीं आएगा। चलो अब जो मेरा अगला आता है वो होता है अनुनासिक। अगला मेरा क्या होता है, अनुनासिक, ठीक है ना। अगला क्या होता है, अनुनासिक। अब ये अनुनासिक क्या होता है समझ लीजिए भाई, अनुनासिक क्या होता है। चलो भाई समझ लेते हैं अनुनासिक क्या होता है। चलिए अगला जो तुम्हारा आता है वो होता है अनुस्वार। अगला क्या होता है तुम्हारा, अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है, तो इसका उच्चारण जो होता है तुम्हारा नाक से होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है, नाक से। याद रखना, इसका उच्चारण नाक से होता है। और यहाँ एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और ये तुम्हारा अनुस्वार के नाम से नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, बट ये पंचमाक्षर के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। पंचमाक्षर के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप याद रखना, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, अनुस्वार को पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना। और पंचमाक्षर क्या होते हैं, तो जो तुम्हारे वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ये सब जो पा वर्ग, ये सब जो होते हैं, इनके लास्ट में जो आता है, एक तो होता है तुम्हारा अंगा, फिर आता है तुम्हारा अंगा के बाद इया, उसके बाद आता है अड़ा, फिर आता है ना, उसके बाद आता है माँ। ये जो तुम्हारे होते हैं ये होते हैं पंचमाक्षर। ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर। कौन कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, यही होते हैं पंचमाक्षर। याद रखना, ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि अनुस्वार कितने होते हैं। याद रखना, अगर पूछा भी जा सकता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बता दिया, अनुस्वार भी और पंचमाक्षर भी। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, और पंचमाक्षर इसे कहते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार को पंचमाक्षर भी कहते हैं। और पंचमाक्षर होते कौन कौन से हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ठीक है ना, ये होते हैं। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर गंगा, क्या लिख दिया, गंगा। अब ऐसे गंगा लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे गंगा लिखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग गंगा कैसे लिखते हैं, हम लोग गंगा ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, हम लोग गंगा ऐसे लिखते हैं। तो याद रखना, इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, इसके चिन्ह बदल देते हैं। अंगा का हम लोग बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा आँख, ठीक है ना, नहीं गंगा, चंदा, जैसे मैंने कह दिया चंदा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया चंदा, ये तो लिख दिया चंदा, और चंदा को हम लिखते कैसे हैं, चंदा, ऐसे तो लिखते हैं चंदा, ऐसे तो लिखते भाई चंदा, ऐसे लिखा जाएगा, हम ऐसे चंदा लिखेंगे। क्लियर है इतना, बोलो इतना क्लियर है। गंगा ऐसे लिखा जाता है लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, चंदा ऐसे लिखा जाता है लेकिन हम ऐसे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये बदल जाते हैं। अंगा बिंदी में बदल गया, ना आधा ना में बदल गया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई चंदा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो, चलो ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अगला देखते हैं हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा। अगला इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, अनुस्वार तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। चलो अब हम देखते हैं अपना जो होता है अनुनासिक। अनुस्वार के बाद आता है मेरा अनुनासिक। अब ये अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, देखिए बेसिक से पूरा चल रहा है तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, वीडियो इंटरेस्टिंग है, मजे के साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना। अगला मेरा आता है अनुनासिक। क्या आता है, अनुनासिक। ये क्या होता है, अनुनासिक। तो जो इसका उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख के दबाव से होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक और मुंह के दबाव से होता है, मुख के दबाव से होता है। इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख के दबाव से होता है, ठीक है ना, होता है। कैसे, अंगा, आ, यही तो होता है ना। तो ये सब जो मेरे होते हैं ये होते हैं मेरे अनुनासिक। और अनुनासिक होते कितने हैं, तो दो होते हैं, एक होते हैं अन और एक होता है आह। एक होता है अन, एक होता है आह, ठीक है ना, समझ लिया, एक होता है अन, एक होता है आह। क्लियर। जैसे चंदा, जैसे चांद, जैसे चांद, आँख, क्या होता है आँख। और याद रखना इसका जो प्रयोग यानी कि इसका हम चिन्ह में प्रयोग करते हैं तो इसका चिन्ह तुम्हारा ऐसे रहता है, इसका चिन्ह तुम्हारा ऐसे रहता है, इसको चंद बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे रहता है, इसको चंद बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, आँख,
ठीक है ना, ये होते हैं मेरे अनुनासिक। क्लियर, ये होते हैं अनुनासिक। अच्छा, अभी यहाँ पर ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन इसकी बात क्या होती है? इसकी बात देखो, जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया अतः। तो अतः ये शब्द जो प्रयोग होता है मेरा संस्कृत में प्रयोग होता है। ये कहाँ प्रयोग होते हैं? संस्कृत में। दिक्कत संस्कृत में। और इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। याद रखना, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको विसर्ग नहीं कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया कि अनुनासिक। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है? पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है? सुनो, पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि नाक और मुख के दबाव से कौन सा अक्षर बनता है या कौन सा स्वर बनता है? नाक और मुख से कौन सा दबाव से कौन सा स्वर बनता है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अनुस्वार, स्वर, व्यंजन, और चौथा दे सकता है विसर्ग या फिर पंचमा अक्षर या फिर अनुनासिक। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अनुनासिक पूछे, चाहे अनुनासिक कहे, चाहे विसर्ग कहे, पंचमा अक्षर ये नहीं, इससे पहले वाला था, चाहे अनुनासिक कहे चाहे विसर्ग कहे, तो दिक्कत नहीं लेना है। दोनों हमारे मुंह और नाक के दबाव से होता है उच्चारण। ठीक है ना। बोलो, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या हो जाता है? अगला क्या होता है? देखिए, एक आती है मेरी, क्या आती है? एक आती है आगत ध्वनि। क्या आती है? आगत ध्वनि। अब इसको जान लेते हैं। इसी टाइम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी जान लें कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। ये आगत ध्वनि क्या होती है? ठीक है ना। पूरा बेसिक से चल रहा है भाई, दिक्कत नहीं लेना, नोट्स बनाते रहना बस। ठीक है। अब अगला आता है मेरा आगत ध्वनि। क्या आता है? आगत ध्वनि। अब ये आगत ध्वनि हमारी क्या होती है? ये हमारी आगत ध्वनि क्या होती है? तो देखो, जो तुम्हारा होता है वाक्य, इसका क्या होता है भैया? समझो, जो वाक्य तुम्हारा होता है, जैसे हम बता दें किसको, ऐसे कैसे, हाँ समझ लो, अंग्रेजी के अक्षर। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के शब्द कह लो, अंग्रेजी के शब्द। देखिए, हमने आसान परिभाषा एकदम आपको बताई है ताकि याद हो जाए। अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिखना ही मेरा क्या होता है? को हिंदी में लिखना मेरा क्या हो जाता है? आगत ध्वनियाँ। अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिखना ही तुम्हारा आगत ध्वनियाँ हो जाता है। और इसका चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर लगता है। इसका चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर लगता है। ठीक है ना। मैं ऊपर लिखे भी दे रहा हूँ। ये एकदम मैंने आपको आसान परिभाषा बताई है, याद हो जाएगी कि अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिखना ही मेरा क्या हो जाता है? आगत ध्वनियाँ। जैसे मैं लिखता हूँ डॉक्टर, क्या लिखता हूँ? डॉक्टर। ऐसे तो लिखता हूँ डॉक्टर। फिर क्या होता है? ट्राफी, ट्राफी, काफी, कुछ भी आप कह सकते हो जहां पर ऊपर ऐसे लगा हो। सब में देखो ऊपर ये वाला चिन्ह लगा है, तो ये होते हैं मेरे इंग्लिश के शब्द। जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं तो यही मेरे आगत ध्वनियाँ बन जाती हैं। ठीक है ना। यही मेरे आगत ध्वनियाँ बन जाती हैं। क्लियर। तो आज हमने वर्ण विचार में स्वरों को सीखा। आज हमने वर्ण विचार में स्वरों को सीखा। ठीक है ना। आज हमने वर्ण विचार में स्वरों को सीखा। क्या सीखा? वर्ण किसे कहते हैं? तो मुख की सबसे छोटी या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण मेरे टोटल 52 होते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में हमें किसी और की मदद नहीं लेनी पड़ती है। स्वर मेरे टोटल 11 होते हैं। पहला स्वर आता है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। वो मेरे दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, औ। ये मेरे 7 होते हैं। तो 7 4 11 मिला के, 7 4 मिला के कितना हो गया? 11। देन नेक्स्ट आता है मेरा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर को ऐसा प्रतीत होता है कि खींच कर बोले जाते हैं। ये खींच कर बोले जाते हैं, और इसकी पहचान ये एस के टाइप का बना होता है। ये एस के टाइप का बना होता है, जैसे ओम। ठीक है ना, जैसे ओम। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बात मेरी अनुनासिक। ये तो आता है ना अनुनासिक। अब ये अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक क्या? तो इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख से होता है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक और मुख से होता है। जैसे मैंने अभी कहा, आंख, नाक, चंद बिंदु वाला। अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार को हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं। अंगा, अड़ा, इया, न और मा, ये 5 होते हैं पंचमा अक्षर। ठीक है ना। गंगा को ऐसे लिखते थे तो गंगा बना देते थे।
अंत को ऐसे लिखते थे तो अंत ऐसे बना देते थे, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सब जो होते हैं ये मेरे वर्ड विचार हैं। हमने यहाँ स्वर को अच्छे से डिस्कस किया, स्वर को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम अगली वीडियो में अपना व्यंजन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अगली वीडियो में व्यंजन डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी टेट, सीटेट और सुपर टेट की हिंदी की पहली क्लास। बहुत सी क्लासें आएंगी, सब कुछ बताऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से ले चलूंगा मैं आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।